हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पर आज की क्लास में हम लोग एडीक्यूटी पैटर्न पर बेस्ड अपना सेकंड मॉक सॉल्व करने जा रहे हैं। कल मैंने एक और मॉक सॉल्व करवाया था। जब तक सीजीएल नहीं आता है मैं कोशिश करूंगी रोजाना आपको एक मॉक सॉल्व करवाती रहूं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। इन सभी सेंटेंसेस को ऐसे अरेंज कीजिए ये एक पैराग्राफ बन जाए। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ओवर द ईयर सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन। कुछ सालों से साल दर साल से सोशल मीडिया क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया उसने, एक पावरफुल टूल बन गया है कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप के लिए एक बहुत ही पावरफुल मीन्स बन गया है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का बेटा क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या हो गया है। पहली बात तो अगर ओवर द ईयर से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, यूजुअली जब भी ओवर द ईयर्स आए वो ऑप्शन ए होना चाहिए। ए मतलब कि स्टार्टिंग पैराग्राफ की वहीं से है, पहली बात। दूसरी चीज, इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड एक जर्नल आइडिया दे रहे हैं। कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, उसकी तारीफें नहीं है, उसके ड्रॉबैक्स नहीं है, डिसएडवांटेजेस नहीं है, एक जर्नल आइडिया है। तो वो हमेशा ऐसा सेंटेंस बिल्कुल स्टार्ट होता है, पैराग्राफ स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। ठीक है, हमेशा इंट्रोडक्शन आता है या जर्नल आइडिया आता है आपके फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं, हाउ एवर कंसर्न्स अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड एडिक्शन हैव ऑल्सो एमर्ज्ड अलॉन्ग साइड इट्स ग्रोथ। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि हम कब बोलते हैं, जब हमने कुछ अच्छा बताया होगा, फिर हम कुछ बताएंगे बुरा कि हालांकि ये सब तो है ही, अब ये भी सुन लीजिए। तो हाउएवर एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तो आप जर्नल आइडिया दे रहे थे ना, आपने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया और एकदम बुराई नहीं शुरू करते हैं। पहले हम कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो ए के साथ में बी तो नहीं आएगा। क्या आ सकता है देखते हैं, इट अलाउज पीपल। देखो यहाँ पर सोशल मीडिया की बात हो रही थी, उसको दोबारा रिपीट ना करते हुए प्रोनाउन आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, इट हो गया। तो इट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जस्ट बाद में ये सेंटेंस आ सकता है, क्योंकि अब वो सोशल मीडिया की जब बात करेगा तो वो इट यूज कर रहा है। इट अलाउज पीपल टू कनेक्ट इंस्टेंटली, शेयर आइडियाज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल इशूज। अब उसने कुछ तारीफें करी हैं कि क्या करता है ये, पीपल्स को क्या करता है, इंस्टेंट आइडिया देता है, आइडिया शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, अवेयरनेस फैला रहा है ग्लोबल इशूज से रिलेटेड, और मतलब उसके एडवांटेजेस बता दिए। देखो ये हो सकता है, आप किसी भी पैराग्राफ को राइट करेंगे तो पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उससे होने वाले फायदे बताएंगे, फिर उसके नुकसान बताएंगे, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड करेंगे। यहाँ भी हमें होता हुआ ऐसे ही दिख रहा है, ए के बाद में सी आना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद में उसने कुछ बेनिफिट्स बताए, उसके साथ ही साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इट के साथ, मतलब कि सोशल मीडिया के प्रोनाउन के साथ। अब बी आ सकता है, क्योंकि उसने अभी तक तारीफें बताई, उसके बाद वो बोल सकता है हालांकि ये सब तो फायदे हैं लेकिन ये भी कुछ नुकसान है, ये आ सकता है। लेकिन हम एक बार डी पढ़ लेते हैं, डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स। अब देखो, डिस्पाइट मतलब उसने क्या किया, अब तक ड्रॉबैक्स बता दिए, उसके ड्रॉबैक्स के अलावा तो हमें समझ में आ रहा है कि ड्रॉबैक्स अभी तक तो बताए नहीं गए थे, लेकिन इस लाइन के अंदर ड्रॉबैक्स बताए जा रहे हैं, इसका मतलब बी आएगा। उसके बाद ही वो बोल रहा है कि उसके ड्रॉबैक्स के बावजूद इट continues to play a central role in shaping public opinion। वो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है पब्लिक की ओपिनियन को शेयर करने के लिए। तो ये क्या है, कंक्लूजन है। तो हमारा जो होना चाहिए ऑप्शन करेक्ट वो होना चाहिए ACBD। ACBD सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। उसका सीक्वेंस इंट्रोडक्शन होना चाहिए, अगर तारीफें हो तो सेकंड नंबर पर हो, कुछ ड्रॉबैक्स हो तो थर्ड नंबर पर, और फिर उसका कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains an incorrectly spelled word. गलत शब्द लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, हमें वो ढूंढनी है। द लाइब्रेरियंस की स्पेलिंग सही है। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब कि केयरफुल होना, ठीक है, बारीकियों पे जो इंसान ध्यान देता है। लाइब्रेरियंस, मेटिकुलस। कैटलॉग, कैटलॉग में यहाँ एक गड़बड़ दिख रही है,
कैटलॉग की करेक्ट स्पेलिंग है CATALOGUE, कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक पैटर्न, या आप जैसे सूची कह सकते हैं, जहां पर आप एक तरीके की चीज़ों को अरेंज करके लगाते हैं, वो कैटलॉग्स होते हैं। Ensure that students could easily locate any reference material they needed। तो यहाँ पर सिर्फ कैटलॉग की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर आ रहा है कैटलॉग, तो मतलब कि हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बी में क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद थर्ड है, What does the idiom hit the sack means? यहाँ पर sack से मतलब बोरा या थैला है, आप देखते होंगे बोरी वगैरह को sack कहते हैं। हिट द सैक का क्या मतलब होता है? देखो इस ईडियम का मतलब होता है सो जाना। जब हम सोने जाते हैं तो बोलते हैं हिट द सैक, मतलब सैक को हिट करना, बोरे पर सो जाना। तो आप कहेंगे मैम इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो जो इसका ईडियम का ओरिजिन है वो इस बात से निकल के आता है कि पहले ज़माने में लोगों के पास गद्दे वद्दे नहीं होते थे, जहाँ काम वाम करते थे बोरे को उठा के इधर से उधर पलटते वलटते थे, वहीं पर जब सोने की बारी होती थी तो बोलते थे हिट द सैक। तो ये जो ईडियम है ये जब हम सोने जा रहे होते हैं तब यूज होता है, हिट द सैक। उसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन है टू गो टू स्लीप इज द करेक्ट ऑप्शन। टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड नहीं है, टू लूज अ फाइट, टू वेस्ट टाइम ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू गो टू स्लीप। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द डिनोटेशन नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उसका नियरेस्ट मीनिंग डिनोटेशन का मतलब होता है, जो उसका सबसे नियरेस्ट या एक्चुअल मीनिंग है वो बताइए। द मैग्नेनिमस लीडर फॉरगिव इवन हिज हार्शेस्ट क्रिटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीडर की बात हो रही है, अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सेंटेंस के रेफरेंस से भी पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। मैग्नेनिमस जो है लीडर है, लीडर की क्वालिटी है, ठीक है, और वो क्या करता है, फॉरगिव कर रहा है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर रहा है। जब लीडर माफ कर रहा है तो लीडर कैसा होगा, काइंड होगा, उदार होगा। तो मैग्नेनिमस का मतलब भी उदार ही होता है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा इसको सूट करेगा। जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार होना, काइंड होना, जल्दी माफ कर देने वाला, ठीक है। स्ट्रिक्ट जो है नहीं हो सकता, प्राउड नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो जेनरस जो है नियरेस्ट मीनिंग भी है और मैग्नेनिमस लीडर को सूट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीनिंग। अगर आप इस वर्ड का मतलब जानना चाहते हैं, हार्शेस्ट का मतलब होता है सख्त से सख्त, और क्रिटिक्स का मतलब होता है किसी की बुराइयां, क्रिटिक्स करना या क्रिटिसिज्म आपने सुना होगा, मतलब बुराई करना। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सेड रिया। जहां सेड आ गया वहां समझिए पास्ट की बात है। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे एम प्रिपेयरिंग, ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमें एक स्टेप पीछे ले जाना पड़ेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए एम की जगह हो जाना चाहिए वॉज। एक और बात देख लीजिए, रिया सेड दैट शी, आई हो जाएगा शी में कन्वर्ट, क्योंकि रिया की बात है। रिया सेड दैट शी, ये बिल्कुल सेम है, पहले इन्हें अंडरलाइन कीजिए फिर दूसरी तरफ आ जाइए। फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब हमें इन सब में ही देखना होता है, फिर लगा के देखिए कि किस सेंटेंस जो है कहाँ किस टेंस का है, उसे एक पीछे लेके जाइए जब सेड की बात हो रही है। अगर आपको ये डीपली समझना है तो मैं इस पे बहुत जल्द इस क्लास बनाऊंगी रिपोर्टेड स्पीच पे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ इतना ही समझिए कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आए तो आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है। एम को वॉज करो, वॉज प्रिपेयरिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया और ये करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड मतलब यहाँ पर स्पेलिंग्स पर बहुत ध्यान रखना है। जो पहला TCS पैटर्न था उसमें भी स्पेलिंग्स बहुत आती थी, लेकिन शायद इसके अंदर स्पेलिंग्स पर ज्यादा फोकस हो सकता है एडीक्यूटी के अंदर। अकरेंस OCCURRENCE इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही है, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। एम्बैरेसमेंट में बेटा SS आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको देखने से ही पता चलेगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद कन्वीनियंस बिल्कुल सही है, बिगिनिंग बिल्कुल सही है। देखो ये सभी वो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो डबल एन आ गया, ठीक है,
NIENCE, एक ही जैसे बहुत सारे वर्ड्स आ गए, ठीक है, वो सॉरी लेटर्स आ गए। उसके बाद एम्बैरेसमेंट है तो डबल एस आना चाहिए, डबल आर है तो इस तरीके के, यहाँ पर डबल सी है, डबल आर है, इस तरीके के लेटर्स जो है मिसिंग या फिर गलत हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। इस तरीके के जहाँ भी आपको वर्ड्स मिले उन्हें ध्यान से पढ़िए ताकि आपको करेक्ट स्पेलिंग पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बी सही होगा, क्योंकि एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग होती है EMBARRASSMENT, एम्बैरेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस। देखो बेटा कल एक क्वेश्चन था, यहां पर ना हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर तो फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। कल यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ था, ठीक है। डिस्पाइट के बाद ऑफ जो है ग्रामेटिकली गलत होता है। आज ये क्वेश्चन जो है चेंज हुआ है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आया है, लेकिन डिस्पाइट के बाद जब भी ऑफ लिख के आए तो जब भी ग्रामेटिकल करेक्ट करना होता है सेंटेंस को तो वहां पर ये एरर आती है। डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ते हैं क्या होगा। ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है। डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस शी डैश हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर विद डिटर्मिनेशन। क्या आना चाहिए कि बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद, देखो डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, उसके बावजूद शी डैश हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, उसने ऐसा क्या किया कि वो अपने डॉक्टर बने रहने को सपने को पूरा करने में लगी रही। तो देखो अबेंडेंट का मतलब होता है बेटा छोड़ देना, छूटा हुआ, ठीक है, ये नहीं होगा। परस्यूड का मतलब होता है किसी चीज को पाने की कोशिश करना। आई एम परस्यूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं MBA कर रही हूँ, आई एम परस्यूइंग MBA, मैं MBA कर रही हूँ या उसे करने की कोशिश कर रही हूँ, तो परस्यू वहां पर यूज होता है। स्पेशली अगर आप कोई डिग्री ले रहे हैं, आप कुछ स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो उसे परस्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर परस्यूड आ सकता है। इग्नोर्ड का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंस ना देना। रिफ्यूज का मतलब होता है स्वीकार ना करना। तो यहाँ पर जो बेस्ट सूट हो रहा है वो हो रहा है परस्यूड। हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर विद डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे हिम्मत होशो हवास सब चीजों के साथ वो ये कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ एंटोनिम्स। देखो बेटा यहाँ पर ये हाईलाइटेड वर्ड है हॉस्टाइल, ठीक है। हॉस्टाइल के 2 एंटोनिम्स निकाल के लाने हैं, ठीक है, 2 एंटोनिम्स हमें पकड़ने हैं, मतलब इसके विलोम शब्द। हॉस्टाइल का मतलब होता है बेटा शत्रु या शत्रुता, मतलब कि जो हमारे एनिमीज होते हैं उससे रिलेटेड होता है हॉस्टाइल। अब हमें इसके क्या फ्रेंडली, जैसे कि इसके एंटोनिम हो सकते हैं जो हमारा मित्र हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोनों जगह कौन से एंटोनिम्स जो है सूट करेंगे। डिस्पाइट द टेंस सिचुएशन शी रिमेन्ड काम, देखो यहां भी नहीं आया। डिस्पाइट बहुत जगह होता है बेटा, डिस्पाइट ऑफ द रियली सॉरी, डिस्पाइट ऑफ द टेंस सिचुएशन भी हो सकता था, लेकिन ऑफ नहीं आएगा। डिस्पाइट द टेंस सिचुएशन शी रिमेन्ड काम, टेंशन भरी हुई सिचुएशन के बावजूद वो कैसी रही, काम रही, एंड डैश रही। हर एटीट्यूड वॉज सो डैश, उसका एटीट्यूड बहुत क्या था, डेट एवरीवन फेल्ट वेलकम्ड। आप देखते हैं एग्रेसिव नहीं हो सकता क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी का सिनोनिम है। अनफ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली इसका एंटोनिम है, वेलकमिंग भी इसका एंटोनिम है, तो ये हो सकता है। एंग्री नहीं हो सकता, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी बनाना, ये भी नहीं हो सकता। हॉस्टाइल की जगह हॉस्टाइल ही दे दिया, और कोल्ड का मतलब ठंडा पड़ा हुआ आदमी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे जो ऑप्शन है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग बिल्कुल सूट होते हैं। डिस्पाइट द टेंस सिचुएशन शी रिमेन्ड काम एंड फ्रेंडली, हर एटीट्यूड वॉज सो वेलकमिंग दैट एवरीवन फेल्ट वेलकम्ड, उसका एटीट्यूड इतना अच्छा था, इतना वेलकमिंग था। वेलकमिंग मतलब जो कुछ आ रहे हैं बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट करना, जो सिचुएशंस आ रही हैं उनको वेलकम करना। वेलकम करने का मतलब होता है स्वागत करना, जो भी चीज़ है सब चीज़ों को स्वागत करती थी। तो इस तरीके का उसका जो था नेचर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है। शी इज पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज, वो एक ऐसी पर्सन है जो डिक्शनरीज लिखती है। सबके मतलब देख लेते हैं।
कैलीग्राफर, कैलीग्राफर होता है बेटा वो जो जैसे आप देखते ना सुलेख करते थे हम बचपन में, सुंदर सुंदर राइटिंग्स लिखते थे, तो कैलीग्राफर मतलब वो इंसान होता है जो जिसके पास एक आर्ट है सुंदर सुंदर राइटिंग लिखने की, सुंदर सुंदर लेटर्स को लिखने की, जिसके पास आर्ट होती है उसे कैलीग्राफर कहते हैं। उसके बाद लेक्सिकोग्राफर वो होता है जो कि डिक्शनरीज को लिखता है या कंपाइल करता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें चारों की मीनिंग देख लेते हैं, हमें आंसर तो मिल ही चुका है। नॉवेलिस्ट वो होता है जो नॉवेल्स लिखता है। एडिटर वो होता है जो एडिट करता है, जो क्या करता है, क्वालिटी एनहेंस करता है, चीज़ों को एनहेंस करता है, आपके कंटेंट को, आपकी टेक्स्ट को, आपके पिक्चर्स को एनहेंस करता है, एडिट करता है, उसे एडिटर बोलते हैं। ये ऑब्वियसली सबको पता होंगे आसानी से, लेकिन कैलीग्राफर का मतलब होता है जो इंसान सुंदर सुंदर राइटिंग लिखता है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो डिक्शनरीज लिखता है या फिर उन्हें कंपाइल करता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Coral reefs are often referred to as the rainforest of the sea due to their incredible biodiversity. Coral reefs क्या होती हैं? Coral reefs का मतलब होता है, देखो बेटा ये coral जो बना है ये मूंगिया रंग को कहते हैं, उस कलर को कहते हैं, ठीक है। coral मतलब काई वाला जो रंग होता है ना उसको कहते हैं। reefs हो गई, जैसे देखो जैसे ही आप समुद्र है, आपने अगर कभी समुद्र के किनारे आप कभी गए हो या फिर उसमें कोई भी आपने कोई स्पोर्ट्स एंजॉय किया हो, जो भी बोलते हैं, मैं खास तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन स्कूबा डाइविंग करते हैं या जो भी पानी के अंदर जो कुछ हम स्पोर्ट्स प्ले करते हैं उसमें देखते हैं या मूवीज में देखते हैं कितनी सुंदर सुंदर बायोडाइवर्सिटी दिखती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है रंग बिरंगे नीचे काइयाँ हैं, नीचे पौधे हैं छोटे छोटे, बहुत तरीके की मछलियाँ हैं, स्टार फिशेस दिखाई देती हैं और टर्टल्स दिखाई देते हैं। इस तरीके की बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती हैं, बहुत सी प्रजातियाँ दिखाई देती हैं। तो वो जो जगह होती है ना उसे कोरल रीफ्स कहा जाता है, ठीक है। कोरल रीफ्स क्या कर रही हैं, रेन फॉरेस्ट है, सी का रेन फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनके पास प्रजातियां हैं, वहाँ पर इतनी तरीके की फिशेस मिलेंगी आपको, वहाँ पर इतनी तरीके के मरीन एनिमल्स मिलेंगे कि बिल्कुल रंग बिरंगा सा दिखाई देता है। आपने कई बार डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ मरीन स्पीशीज, मरीन मतलब समुद्री स्पीशीज, प्रजातियों का घर है, घर होता है, ज़्यादातर वहीं पर रहती हैं। प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स फ्रॉम इरोजन, इरोजन का मतलब होता है भूस्खलन वगैरह होना। तो वो क्या करती है, कोस्ट लाइन को, उस एरिया को जो बिल्कुल कोने कोने का बिल्कुल किनारा जो होता है उसको क्या करती हैं, सेव रखती हैं इरोजन से, क्योंकि क्या हो सकता है वो टूट फूट भी सकता है, क्योंकि चट्टाने टाइप की होती हैं, लेकिन वहाँ पर वो क्या करती हैं, रहती हैं, घर बनाती हैं, प्लांट्स होते हैं, काइयाँ होती हैं, तो उसकी वजह से उन मरीन स्पीशीज़ की वजह से वो बचा हुआ रहता है। एंड सपोर्ट फिशिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, और वो क्या करती है, फिशिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जो उसी कोरल रीफ्स के आसपास ही लोग करवाते हैं, उनके चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो टूरिज्म को हेल्प कर रही है, साथ ही साथ लोग वहाँ पर फिशिंग करने के लिए जाते हैं, तो उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पर उसके बारे में ये बताया गया है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस या गलत क्या हो रहा है उनके साथ। कोरल रीफ्स आर अंडर सीवियर थ्रेट फ्रॉम राइजिंग सी टेम्परेचर्स, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है समुद्र का। ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब ओशियन के अंदर जिस तरीके से हम प्लास्टिक्स वगैरह फेंक रहे हैं, एसिड बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से मरीन स्पीशीज को क्या हो रहा है बेटा, वो कम होती जा रही हैं। एंड पॉल्यूशन हो रहा है, लोग वहाँ जाते हैं कचरा फेंक देते हैं, या फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिनका कचरा डायरेक्ट समुद्रों में गिर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इफ़ करेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ये सब चलता रहा, लार्ज portions of coral reefs could be lost in the next few decades. decade का मतलब होता है साल, 10 साल का एक डेकेड होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कुछ साल के अंदर अगर यही सब चलता रहा ना, तो ये धीरे धीरे जो मरीन स्पीशीज हैं, ये जो कोरल रीफ्स हैं, धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगी, लीडिंग टू डिवेस्टिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन द मरीन लाइफ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज दैट रिलाई ऑन दैम। ये किसके लिए हानिकारक होगी, जो मरीन लाइफ उसके ऊपर जी रही हैं, जो डिपेंडेंट है, साथ ही जो
जिंदगियां, ह्यूमन लाइफ जो हैं इस चीज पर डिपेंड है, फिशिंग या टूरिज्म पर डिपेंड करती हैं, उनके लिए खतरा मंडरा रहा है। अब इसका अब क्वेश्चन देखते हैं। द टाइटल डेट बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ द पैसेज इज। अब आप होते, आपने ये लिखा होता, आप टाइटल क्या लिखते? पहला है कोरल रीफ्स डाइविंग एडवेंचर्स। मैंने बोला था ना, अभी मैं भूल रही हूँ, वो डाइविंग करते हैं, आपने देखा होगा बहुत नीचे ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाकर नीचे डाइविंग करते हैं और वीडियोस वगैरह आती हैं उनकी। तो हमें डाइविंग एडवेंचर्स के बारे में तो नहीं बताया है। द इम्पॉर्टेंस एंड थ्रेट्स ऑफ कोरल रीफ्स, इंपॉर्टेंस बताई है और खतरा भी बताया है कोरल रीफ्स के ऊपर, तो ये हो सकता है। हम और देखते हैं। हाउ फिश लिव इन कोरल रीफ्स, नहीं बताया है ये। ओशियन वेव्स एंड टाइड्स, ये भी नहीं बताया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि हमें क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंस और खतरे कौन कौन से कोरल रीफ्स के ऊपर मंडरा रहे हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कोरल रीफ्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मरीन स्पीशीज एंड प्रोटेक्ट कोस्टलाइन। क्यों इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ्स? क्योंकि वो मरीन स्पीशीज का रहने की जगह है या और प्रोटेक्ट करती है कोस्टलाइन को, ये हो सकता है। और ऑप्शंस देखते हैं। आर कलरफुल एंड फन टू एक्सप्लोर, नहीं है। ओनली सपोर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री, बेटा टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन ओनली लग गया है कि खाली टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, नहीं, उनके साथ साथ फिशिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर रही है, उनके साथ साथ मरीन स्पीशीज को भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, मेक द ओशियन वाटर सॉल्टी, ओशियन का जो वाटर है उसे सॉल्टी बना रही है, ये भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए है, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मरीन स्पीशीज एंड प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स। नेक्स्ट है, Which of the following is the most appropriate synonym for the word incredible? Incredible का synonym, synonym मतलब पर्यायवाची बताइए। Incredible का मतलब होता है अद्भुत। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सा। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब किसी चीज़ को जब हम बोलते हैं ना, वाह क्या बात है, अमेजिंग। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, अद्भुत होना, अच्छा होना। ऑर्डिनरी के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। अननेसेसरी नहीं होगा, मतलब फालतू का। वीक मतलब कि कमज़ोर, ये भी नहीं होगा, ऑर्डिनरी भी नहीं होगा। तो जो इनक्रेडिबल है उसको सूट कर रहा है अमेजिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, खतरा होता है। ठीक है, अब खतरे को कौन सा, इसका क्या हो सकता है एंटोनिम, इसका विपरीत क्या हो सकता है? ठीक है, उल्टा क्या हो सकता है? डेंजर का मतलब भी खतरा ही होता है, तो ये इसका सिनोनिम है, ना कि एंटोनिम है। उसके बाद मेनेस जो है खुद खतरा बोलते हैं, ये भी नहीं है। सेफ्टी इसका सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि थ्रेट का मतलब खतरा और सेफ्टी का मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, मतलब सेफ होना। रिस्क का मतलब जिस चीज में रिस्क होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सेफ्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट सेवरल सेटबैक्स, बहुत बार डिस्पाइट आ रहा है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन बहुत बार आ रहा है। कभी भी ऑफ नहीं आएगा, फिर बता रही हूँ, कई बार ग्रामेटिकली यहाँ पर ऑफ लगा होता है। डिस्पाइट सेवरल सेटबैक्स, बहुत बार हारने, सेटबैक होने के बावजूद, द यंग एंटरप्रेन्योर, जो बिल्कुल जवान एंटरप्रेन्योर था, डिसाइड टू डैश। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है अपना बिजनेस चलाने वाला। डिसाइड टू डैश, डिसाइड उसने क्या किया, एंड स्टार्ट हर बिजनेस अगेन, और अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट किया। बाइट द बुलेट आएगा, बरी द हैचेट आएगा, ब्रेक द आइस आएगा, या हिट द सैक आएगा। अभी अभी मैंने बताया था हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू स्लीप, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद और देख लेते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब बेटा, जब आप बहुत दिन से किसी लड़ाई में इंडल्ज हैं और आप बातचीत शुरू करते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सामने वाले को शांति महसूस होती है, तो उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। यहाँ पर सूट नहीं हो रहा है। बरी द हैचेट, बरी का मतलब होता है दफनाना, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को दफनाना हम तब यूज करते हैं, कुल्हाड़ी किस काम आती है, किसी को मारने काटने के काम आती है, मतलब किसी नेगेटिव चीज से एसोसिएटेड है। तो हैचेट को हमने जब दफना दिया तो मतलब हमने लड़ाई का अंत कर दिया, हम नहीं लड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जो आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, अनप्लीजेंट है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी
पूरी की पूरी हिम्मत के साथ उसी चीज में लगे हुए हैं, तब हम बोलते हैं उस काम को कर रहे हैं बाइट द बुलेट, जैसे हिंदी में बोलते हैं लोहे के चने चबाना, ठीक है। बाइट कर रहे हैं बुलेट को, बुलेट मतलब गोली को, बंदूक की गोली को, लोहे की होती है, उसके बावजूद उसे चबा रहे हैं, तो वो कितना डिफिकल्ट है, मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाइट द बुलेट आएगा, क्योंकि कई बार हारने के बावजूद उसने क्या किया, अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया, तो वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को बताइए कौन सा पैसिव वॉइस इसका होगा। देखो द कमिटी है, सब्जेक्ट है, इसको लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है, द कमिटी कर दिया, ठीक है, ये हो गया कमिटी। हैज अप्रूव्ड बीच का है, वर्ब है, रुक जाइए यहाँ पर, द न्यू पॉलिसी, शुरुआत होनी चाहिए द न्यू पॉलिसी के साथ, द न्यू पॉलिसी। अब उसके बाद बताइए, हैज अप्रूव्ड लगा हुआ है, हैज अप्रूव्ड लगा है बेटा, उसके बाद आफ्टर लॉन्ग डिसीजन तो बाद में ही हो जाएगा। अब ऑप्शंस देखते हैं, देखो द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी रिमेन्स द सेम। उसके बाद बाय द कमिटी आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, बाय द कमिटी आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, हर जगह पर सेम है। मैंने आपको क्या बोला, पहले ये कर लिया कीजिए। उसके बाद बेटा, क्योंकि ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव का सेंटेंस है, हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो उसका रूल क्या होता है, हैज, हैव, हैड है, तो उसके साथ में बीन लगाइए और फिर V3 कर दीजिए, ठीक है। अप्रूव्ड ऑलरेडी V3 है, ठीक है, हर एक सेंटेंस में V3 है, लेकिन हमें क्या लगाना है, अगर यहाँ पर हैज़ है तो हैज़ बीन कर देना है, बीन ऐड हो जाएगा, तो सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर हैज़ बीन अप्रूव्ड हो रहा है, क्योंकि जब ये हैज़ अप्रूव्ड था तब ये एक्टिव का सेंटेंस था, इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें हैज़ के साथ में बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल होता है। अब ये रूल्स वगैरह जो हैं मैंने आपको बताया, जैसे और चीज़ों की मैं दोबारा से क्लास बनाऊंगी, तो इसकी भी एक एक्टिव पैसिव की क्लास बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरे रूल समझा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन deleted, read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank। कुछ डिलीट हो गए, उन्हें पकड़ना है हमें कौन कौन से। एजुकेशन इज द डैश ऑफ प्रोग्रेस, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। एजुकेशन याद रखिएगा पॉजिटिव चीज है, उसके साथ पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन इज द कॉर्नर स्टोन, हो सकता है आधारशिला, कॉर्नर स्टोन का मतलब है आधारशिला है, किसी चीज का बेस है। डेकोरेशन, एजुकेशन इज द डेकोरेशन नहीं है। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा नहीं है। बर्डन मतलब किसी के ऊपर बर्डन होना, आप समझते होंगे इसका मतलब बोझ होना, तो एजुकेशन ना बोझ है, ना बाधा है, ना डेकोरेशन है, ये कॉर्नर स्टोन है, ये आधारशिला है ऑफ प्रोग्रेस शेपिंग माइंड एंड बिल्डिंग फ्यूचर्स। अ गुड एजुकेशन, नेक्स्ट देखते हैं, अ गुड एजुकेशन इज नॉट ओनली इम्पार्ट्स नॉलेज बट ऑल्सो डैश, ऑल्सो क्या करती है, निग्लेक्ट करती है, हो ही नहीं सकता। इंस्टिल्स का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, ये हो सकता है। फॉरगेट्स मतलब भुला देती है, अवॉइड मतलब कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देती है। तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव वर्ड है। ऐसा कोई भी टॉपिक आता है ना, तो ऑब्वियसली अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए पॉजिटिव वर्ड ढूंढ के बताइए, बहुत आसान है। स्थापित करना, इंस्टिल्स, तो यहाँ पर इंस्टिल्स आएगा, इंस्टिल्स वैल्यू एंड critical thinking. In today's competitive world, the ability to learn, adapt and innovate has become a, ऑप्शंस देखते हैं, हैज़ बिकम ए ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है जो बहुत ही तुच्छ होती है, ऐसी स्किल है नहीं है। क्रूशियल स्किल हो सकती है। इररेलेवेंट मतलब जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। माइनर मतलब छोटी सी, तो ऑब्वियसली क्रूशियल हमारा सही हो गया, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल स्किल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ के अंदर देखना है हमें क्या आएगा। टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल एज दे डैश यंग लर्नर्स। टीचर्स कैसा रोल प्ले करते हैं, मिसलीड करते हैं, हो ही नहीं सकता। अबंडन मतलब छोड़ देते हैं, नहीं। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण। कल जो मैंने मॉक कराया था उसमें इसकी स्पेलिंग गलत थी, तो याद रखिएगा दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। पालन पोषण करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दे नर्चर यंग लर्नर्स, मतलब पालन पोषण मतलब किसी चीज को बनाते हैं, ठीक है। नर्चर करते हैं यंग लर्नर्स को।
कंफ्यूज नहीं हो सकता, बहुत आसान है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक पॉजिटिव सा है, 3 नेगेटिव है, एजुकेशन के बात हो रही है तो आप पॉजिटिव ऑप्शंस ही लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द फिफ्थ वन, guiding them with patience and dedication. Ultimately, education has the power to. अब कैसी पावर है एजुकेशन के पास? वीकन नहीं, कमजोर तो नहीं कर सकती, एम्पावर कर सकती है, लिमिट नहीं कर सकती, मतलब एक लिमिटेशन नहीं लगा सकती, रोक नहीं सकती, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली एम्पावर हो गया। एम्पावर इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के हाथ में पावर देता है, ट्रांसफॉर्मिंग बोथ देयर लाइव्स एंड सोसाइटीज दे लिव इन, दोनों चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सोसाइटी को भी और हमारी खुद की ज़िंदगी को भी। तो ये हमारे सही ऑप्शंस हो गए, ये बहुत इजी है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा सूट होगा। अगर किसी पॉजिटिव टॉपिक के बारे में बात हो रही है तो पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरोनियस पार्ट इन द सेंटेंस बिलो। बताइए कहाँ पर गलती है। डिस्पाइट वर्किंग टायरलेसली, इतने मेहनत से काम करने के बावजूद, फॉर द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स आना चाहिए क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पर वर्क करने की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर रहे। फॉर प्रोजेक्ट के लिए होगा, और जब आप प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, हम बोलते हैं ना मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, तो प्रोजेक्ट के लिए ऑन आता है। फॉर मंथ्स द टीम कुड नॉट मीट द स्ट्रिक्ट डेडलाइन, तो यहां पर हमारा जो बी है उसमें दिक्कत है। बी कहाँ पर आंसर है? याद रखिएगा, यहाँ पर बी को मत टिक करके आइएगा, ऑप्शंस देखिएगा। बी यहाँ है, मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी के अंदर दिक्कत है, मतलब बी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पकड़नी है हमें। ईच प्लेयर्स ऑन द फील्ड, ईच लिखा है और साथ में प्लेयर्स लिख दिया, एस लगा दिया। या तो ईच ऑफ द प्लेयर्स लिखिए या फिर ईच प्लेयर लिखिए, लेकिन ईच प्लेयर्स गलत है। ऑन द फील्ड वॉज डिस्प्लेइंग ग्रेट एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन टू विन द मैच, ईच प्लेयर्स, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये प्लेयर होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट, ईच के साथ में सिंगुलर आएगा, याद रखिएगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। दोबारा से ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के बताइए। शी सजेस्टेड टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क। जब भी सजेस्ट आएगा, सजेस्ट वर्ड आता है, चाहे सजेस्टेड आता है, उसके साथ में टू नहीं आता है। 2 + V1 है, बल्कि उसके साथ में V + ING फॉर्म आएगी या नाउन आएगा या कुछ और आएगा, लेकिन 2 + V1 नहीं आता। शी सजेस्टेड गोइंग, ING फॉर्म आ सकती है। शी सजेस्टेड गोइंग फॉर द वॉक आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी सजेस्ट की बात आएगी उसके साथ में 2 या V1 नहीं आएगा। V + ING आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है या कोई और वर्ड आ सकता है, डेट आ सकता है, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन 2 नहीं आएगा। तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है? टू गो फॉर अ वॉक, गोइंग, यहाँ पर गोइंग आएगा 2 हटाकर, तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कल भी एक क्वेश्चन कराया था, आज फिर से एक और देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन कर लो, लेकिन बहुत बुराई नहीं करनी है। बुराई किसी को फील ना हो कि यार ये मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। अनीता इज टॉलर देन मीरा इन आवर क्लास। अनीता मीना से लंबी है, मीरा से। मीरा इज शॉर्टर, देखो बेटा टॉलर के साथ शॉर्टर लगा दिया, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये होता ही नहीं है। मीरा इज नॉट एज टॉल एज अनीता। मीरा अनीता के बराबर बड़ी या लंबी नहीं है, मतलब मीरा लंबी तो है, बस अनीता के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने मीरा की बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करी है, यहाँ ये बताया हाँ तू है लंबी लेकिन तू अनीता के बराबर नहीं है। तो ये है, कंपैरिजन भी हो रहा है और पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन हो रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, बुराई नहीं करनी है। ऐसा बोलना है तू अच्छा है, उतना अच्छा भले ही नहीं है लेकिन अच्छा जरूर है, ठीक है। अनीता इज द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव हो गई, मतलब अनीता से बड़ा कोई है ही नहीं, तो सुपरलेटिव हो जाती है। अनीता इज टॉलर देन एवरीवन इन द क्लास, ये कंपैरिजन हो गया, ठीक है। साफ साफ कंपैरिजन हो गया, तो वो भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम देखना है जेनरस का। जेनरस मतलब काइंड, उदार, जो बहुत जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को माफ कर देता है। काइंड हमें क्या देखना है, इंटोनिम देखना है। काइंड इसका सिनोनिम है। सेल्फिश इसका इंटोनिम हो सकता है। कंपैशनेट मतलब कि जो बिल्कुल पागल है किसी चीज़ के पीछे, करने के पीछे, तो ये नहीं हो सकता। हेल्पफुल इसका सिनोनिम है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेल्फिश करेक्ट आंसर है क्योंकि इंटोनिम है जेनरस का। तो यहाँ पर हमारी जो है क्लास आज 25 क्वेश्चंस के साथ खत्म होती है। ये दूसरा मॉक मैंने कराया था। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और साथ ही साथ कल हम फिर मिलेंगे अपने मॉक थर्ड के साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।